हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुमार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो हमारी जो क्लास है हम लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग सब ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है टेम्परेचर उसको शुरू करें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो सभी स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग शगुफ्ता। अगर प्रीवियस जो क्लास है, गुड इवनिंग काजल, प्रीवियस क्लास में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है ना तो वो मुझसे पूछ सकता है। और रही बात आपके नोट्स, तो ओशनोग्राफी का टॉपिक 1 टॉपिक 2 अभी क्लास के तुरंत बाद ही मैं अपलोड कर दूंगी। और जो आपके वैसे सिंपल नोट्स है आप मेरे को एक बार रिमाइंड करवा देना, मैं आपको वैसे जो मेरे नोट्स है मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगी। गुड इवनिंग जैसिंग। तो और मैंने आप सबको बता दिया जो मॉक टेस्ट है वो अपडेट हो चुका है, तो जो मॉक टेस्ट है वो आप ऐप पे अपना डेली दिए तो ताकि जो आपकी रिवीजन है वो हो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट अभी अपलोड हुए ना वो मैंने सिर्फ अभी वो वाले मॉक टेस्ट अपलोड किए जो आपकी यूनिट 1 और 2 हो चुकी है। होपफुली आपकी यूनिट 1 की भी रिवीजन हो गई होगी, यूनिट 2 की भी नोट्स और रिवीजन दोनों हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टेम्परेचर टॉपिक है, हम टेम्परेचर टॉपिक का हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल तक पढ़ेंगे। जो हॉरिजॉन्टल टेस्ट ऐप पर अपलोड हुए हैं, 1 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले एक बार शो कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ओके, ये तो जब आप ओवरव्यू पे आते हो ना तो आपके यहाँ पे है ऑप्शन आई थिंक। ये देखो ये आया हुआ है ज्योग्राफी 10 एमसीक्यूज। इतने बच्चों ने ट्राई किया है, संदीप, राजबाली, धर्म, तो इन सब, तो आपका भी जो स्कोर है ना वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना जो कोर्स है बैच है उसको ओपन करना है और वहां पे जो मॉक टेस्ट है वो देना है, तो आपकी जो ग्रेड है वो भी आपको साथ साथ पता चल जाएगी कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितने रिविजन है। ये देखो ये रे मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट। जब आप कंटेंट में जाते हो ना तो मॉक टेस्ट यूनिट वाइज, तो ज्योग्राफी यूनिट 1 20 एमसीक्यू, बट ये यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के लिए नो, अभी किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। इसका प्रीव्यू करते हैं। ये देखो, ये सेम टू सेम ऐसे ही आपका यूजीसी नेट एग्जाम होता है वैसे ही आपके लिए सेम टू सेम क्या है, एक ट्रेनिंग मान लो इसको। ठीक है, कि ट्रेनिंग दी जा रही है आपको एक तरीके से सिमुलेशन है ये आपका, कि आपका जैसे पेपर में होता है ऐसे ही यहाँ पे आपको ये 10 क्वेश्चन सेट करके दिए गए हैं ताकि आपको जो पेपर है ना सेम टू सेम पेपर में आप जाके कंफ्यूज नहीं होगे और आपको पता लग जाएगा कि ऐसे पेपर आता है। ठीक है, ये देखो मैं पेपर 1 पेपर 2 की बात करी थी ना, तो ऐसे जैसे ये सेक्शन 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे लिखा होगा पेपर 1 और यहाँ पे लिखा होगा पेपर 2। तो आप अगर पेपर 1 पे क्लिक करोगे तो पेपर 1 पे आ जाओगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए होंगे। अगर आपको 12 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना तो आप 12 कर सकते हो, 6 कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे है आपके मॉक टेस्ट। हाँ, ये आज ही अपलोड हुए हैं। अब क्या है, अब आपको डेली रिवीजन करनी है। डेली यहाँ से जो है ना आपके अब मॉक टेस्ट जो है ना, अभी ये मैंने 10 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, अब 10 क्वेश्चन फिर से जो है अपलोड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो है 33 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, वो आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, पहले ये जो अपलोड है ये करो, फिर मैं आपका जो स्टेटस है वो देख के चेक करती हूँ कि किसकी कितनी रिविजन है। ठीक है, तो चलो अब हम जो अपनी क्लास है वो शुरू करते हैं। हाँ, अब वो जो एमसीक्यू है ना, वो जब भी अपडेट हो गए, आपको पता है कि कंटेंट ऐड होता है तो उसका मैसेज आ जाता है, आप एक बार चेक करते रहा करिए। और साथ साथ जो मैं भी है, मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी कि एमसीक्यू कब आएंगे कब नहीं। ठीक है, तो अब जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर, वो शुरू करते हैं। ठीक है, और किसी को भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मतलब अगर जैसे मैं स्लाइड ओपन कर रही हूँ और मेरे पास क्योंकि मोबाइल फोन नहीं है जिसमें मैं आपकी जो है चैट्स देख सकूं, तो आपको क्या करना है, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो जो हैंड रेज वाला जो होता है ना वो कर दिया करो, ताकि मेरे को जो बीच में ना मैसेज पड़ जाता है कि हाँ किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, इसलिए मैंने जो पहले वाली स्लाइड है टेम्परेचर की इसलिए नहीं लगाई है, क्योंकि आपको टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि तापमान क्या होता है, तापमान क्या होता है, और एनर्जी क्या और हीट क्या होता है। इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। हीट हीट क्या होती है, हीट वो एनर्जी होती है जिससे हमें क्या है, गर्मी फील होती है, उसको क्या बोलती हैं, हीट। और लेकिन तापमान किसको कहते हैं, तापमान उस गर्मी के मेजरमेंट को करते हैं, जो उस गर्मी को मापता है कि कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, यानी कि कितनी गर्मी है कितनी सर्दी, इसको क्या बोलते हैं, तापमान। और आपको पता है कि जो हमारा जो इसका पानी है, समुद्र का पानी, वो कैसे गर्म होता है। ये हमारा ओशियन है, ओशन का वाटर कैसे गर्म होगा, डायरेक्ट जो हमारी सन की इंसोलेशन आएंगी या जो वेव आएंगी उनसे हमारा जो सी का जो वाटर है वो गर्म होता है। और सी का वाटर किसके, जो एक सबसे पहले तो हमारी क्या होती है, ये सन, ये की वेव्स आती है, उसके बाद जो विंड है ना, विंड की वजह से जो हमारा सी का जो वाटर है वो क्या होता है, गर्म होता है। और हमारी क्या है, जैसे कुछ एक तो हमारा जो एनर्जी होगी वो होगी सन से, दूसरी एनर्जी कहाँ से होगी, दूसरी एनर्जी होगी अर्थ के अंदर से, जो यानी कि जो हमारा सी है, सी के नीचे जो ये वोल्केनो, जब ये वोल्केनो फटता है तो इसे कुछ क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, लावा निकलता है, तो उसकी इससे हमारे कन्वेक्शन करंट भी निकलती है, तो इससे भी क्या मिलता है, जो समुद्र का पानी है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो कुल मिला के ये होता है हमारा पानी, की पानी गर्म कैसे होता है। अब पानी का नेचर आपको पता है कि पानी जल्दी से गर्म नहीं होता, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। ओशियन का जो टेम्परेचर उसमें क्या है, चेंज होता रहता है। जो ओशन है, ओशन का जो तापमान है कभी भी सेम नहीं होता, उसमें सीजनल और सीजन और टाइम के अकॉर्डिंग जो है तापमान में क्या है, चेंज होता रहता है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि समुद्री जल के तापमान में हमें समुद्री जल के तापमान का जो है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया था क्या होता है। अगर कोई भूल गया है, अगर किसी को याद है तो वो मेरे को बताओ कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। देखो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक सीमा के रूप में जाना जाता है, तापमान की दैनिक सीमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या, एक दिन के, यानी कि ये हमारा एक दिन है पूरा 24 घंटे का, इसमें सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेली टेम्परेचर। ठीक है,
क्या बोलते हैं, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान की रेंज ऐसे निकालते हैं। तो एक बार देख लो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले तो हम किसे, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर का आपको पता है यूज होता है किसके लिए, टेम्परेचर, ओशन का जो पानी है यानी कि समुद्र का जो पानी है उसको मेजर करने के लिए कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है वो उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, -+0.2 सेंटीग्रेड की जो है उसमें एक्यूरेसी होती है। अब डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि दिन का मैक्सिमम और जो मिनिमम तापमान होता है उसके बीच के डिफरेंस को, उसके बीच के अंतराल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे वन वर्ड में ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा ये कि जो द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा कि जो हमारा समुद्र है, जितना ये हमारा समुद्र है, तो जो समुद्र की जो सतह का तापमान है ओशन का, वो उसकी डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कितने है, तो याद रखना कि जो समुद्र की सतह है उसका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखना कितनी है, 1 डिग्री सेल्सियस समुद्र के पानी की सतह, यानी कि जो हमारा महासागर है, महासागर के जो सतह है, सतह के जल का जो तापमान है उसमें जो दैनिक परिसर है वो कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। ये लिख लो एक्सपेक्टेड PYQ और PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये आया हुआ है कि जो हमारा समुद्र का जल है उसका जो उसकी सतह है उसकी सतह का कितना डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है या दैनिक परिसर तापमान कितना होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर मैं औसत बात करूँ कि जो समुद्र है, समुद्र की सतह जो है, सतह का जो पानी है उसका अधिकतम और न्यूनतम तापमान कब दर्ज किया जाता है, ये दिन हमारा ये पूरा दिन है, पूरे दिन में जो ये समुद्र की सतह है इसमें जो सबसे अधिक जो तापमान मेजर किया जाता है वो दिन के 2 बजे किया जाता है, दिन के 2 से 5 बजे तक। ठीक है, दो दिन के 2 बजे तो क्या किया जाता है, अधिकतम, और सुबह 5 बजे 5 AM क्या किया जाता है, सुबह 5 बजे सबसे न्यूनतम तापमान को मेजर किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी देख लो कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है सी के वाटर का वो 2 बजे मैक्सिमम किया जाता है और 5 बजे सुबह क्या है, मिनिमम किया जाता है। और जो ये डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है यूजुअली हाई लैटिट्यूड यानी कि जो पोल्स के पास है, पोल्स के पास जो हाई डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कितनी है, 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो ये डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है यानी कि ये जो दिन का मैक्सिमम और मिनिमम जो तापमान है ये किस पर डिपेंड करता है, जो दैनिक श्रेणी है ये किस पर डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा तो डिपेंड करता है हमारा आकाश की स्थिति, यानी कि जो हमारा बादल है वो साफ, यानी कि जो बादल है वो ज्यादा है कम है, आकाश साफ है या नहीं है। ठीक है, ये होता है। इसको क्या, हाँ जय सिंह बोलो क्या प्रॉब्लम है। जय सिंह क्वेश्चन तो लिखा करो फ़ारेनहाइट में। क्या फ़ारेनहाइट में, क्या पूछ रहे हो फ़ारेनहाइट में जय सिंह। वो अभी आगे आएगा, वो मैं तब बता दूंगी। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी एक क्योंकि आगे जब हम टेम्परेचर है ना, और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, जो आपको फ़ारेनहाइट में याद रखना होगा ना बस वही आपको फ़ारेनहाइट में याद रखना है, जो मैं बताऊंगी और कोई भी याद नहीं रखना है। ठीक है, पहले अब ये देखो कि मैं ये बता रही थी कि जो हमारा सतह है, समुद्र की जो सतह है यानी कि जो पानी के ऊपर की सतह है, ये यहाँ पे जो यानी कि जो दिन का जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो किस पर डिपेंड करती है कि जो आकाश है वो साफ है या नहीं। अगर आकाश में बादल होंगे तो बादल क्या करेंगे, जो एनर्जी आ रही है सन से इंसुलेशन आ रहा है उसको क्या कर देंगे, वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। और स्टेबिलिटी है मौसम में या इंस्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, हमारा इंसुलेशन ज्यादा होगा, इंस्टेबिलिटी होगी तो कैसा मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा। और जो हमारा क्या है, विंड कैसी चल रही है,
ये सब किस पे डिपेंड करता है? इस सब पे डिपेंड करता है हमारा डिurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्लाउड है यानी हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन वाटर and hence the diurnal range of temperature become a bit higher than under overcast sky and strong air circulation। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ड्यूरनल रेंज है हमारे तापमान की, यानी कि हमारा जो समुद्र के पानी का ताप और शीतलन तेजी से होता है और इसलिए यह दैनिक बादलों से ढके आसमान और तेज हवा के बहाव की तुलना में तापमान की सीमा थोड़ी अधिक हो जाती है। ये क्या कह रहा है कि देखो, जब हमारा मान लो 2 बजे तक बादल नहीं थे, लेकिन 2 बजे के बाद बादल हो जाते हैं, तो क्या होता है जब यहाँ से एनर्जी छोड़ने लगती है ना अर्थ 2 बजे के बाद, तो क्या है ये बादल क्या करते हैं, वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, जो हमारा पानी है उसका जो तापमान है वो क्या रहता है, तेज होता जाता है। एक तो विंड ज्यादा होने के कारण और दूसरा बादलों से ढके आसमान के कारण। यानी कि जब आसमान में बादल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो ये हमारी अर्थ एनर्जी छोड़ रहे हैं ना उसको वापस नहीं जा उसको ऊपर आसमान में नहीं जाने देते, वापस अर्थ पर भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ पर जो तापमान क्या है ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है हमारा जो हीटिंग और कूलिंग है समुद्र की वो क्या होती है, हीटिंग और कूलिंग ओशन की वो है ज्यादा हो जाती है। ड्यूरनल रेंज ऑफ ज्यादा कब होती है, ये याद रखना कि जो ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कब होगा, जब हमारा जो स्काई है उसमें बादल होंगे, दूसरा जो है तेज हवा चल रही होगी। ठीक है, उसके बाद है हाई डेंसिटी ऑफ वाटर below surface water cause very little transfer of heat through conduction and hence the diurnal range of temperature of become low। अब देखो, जब हाई डेंसिटी ऑफ वाटर होगा सरफेस के नीचे, ये लो डेंसिटी वाटर है, ये हाई डेंसिटी ऑफ वाटर है। जब हाई डेंसिटी का पानी होगा किसके नीचे, सरफेस वाटर, जो हमारा सरफेस वाटर है उसके नीचे जब हाई डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी का मतलब है कैसा होगा, ये कोल्ड वाटर होगा, ठंडा पानी होगा। तो इसकी वजह से जो हीट का ट्रांसफर है, कंडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो हमारा दिन का डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो क्या होती है, लो। अब आपको याद रखना है कि जो हमारी ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है कब ज्यादा होती है और कब लो होती है। ये देखो, कब ज्यादा होती है, दैनिक सीमा कम हो जाती है और दैनिक सीमा क्या है, अधिक हो जाती है। तो ये दोनों जो कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अब है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में पता है आपको कि जो हमारा समुद्र है, समुद्र के पानी का साल के अकॉर्डिंग जब हम मिनिमम और मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि साल के अकॉर्डिंग का आप ये समझ लो कि ये हमारा पूरा साल है। पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने में से ऐसा कौन सा महीना जिसमें सबसे कम तापमान रहा हो, या 12 महीने में से ऐसा कौन सा महीना जिसमें सबसे ज्यादा तापमान रहा हो। तो जो हम 2 महीने लेते हैं, तो जो एक तो होता है हमारा जुलाई का, दूसरा होता है हमारा जनवरी का। जनवरी में सबसे कम तापमान होता है और हमारा जुलाई जो है उसमें सबसे ज्यादा तापमान होता है। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम एनुअल टेम्परेचर लेते हैं पानी का, यानी कि हम जब अधिकतम और न्यूनतम वार्षिक तापमान लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, ये कहीं पे आपका अगस्त भी है, कहीं पे आपका जुलाई भी है, कहीं पे आप ओशन है, कहीं कहीं पे आपका जनवरी है, कहीं पे आपका फरवरी है। ठीक है, तो अब आपको भी पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फरवरी में क्या होगा, ठंड होगी। तो कैसा टेम्परेचर होगा, तापमान कम होगा। अगस्त में क्या है, गर्मी होती है, तो गर्मी की वजह से क्या तापमान ज्यादा होता है। तो ये होता है हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको एक बात यहाँ पे ये हाईलाइट कर देती हूँ कि जैसे आपने डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर याद की थी, ऐसे ही हमारा जो एनुअल रेंज है ओशियन के पानी की वो याद रखनी है। याद रखना -12 डिग्री सेल्सियस एवरेज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एनुअल रेंज, और देखो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में भी लिखा हुआ है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो ये एवरेज एनुअल जो टेम्परेचर है, आपको याद रखना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा जाएगा कि जो हमारा समुद्र है, समुद्र के पानी का औसत वार्षिक सीमा कितनी है। तो जो समुद्र है, समुद्र के पानी की तापमान की औसत वार्षिक वर्षा है -12 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है 10 डिग्री सेल्सियस। लिख लेना, रट लेना, ये बिल्कुल जो आपका क्या है, PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या किस लिए है, क्योंकि जो समुद्र का पानी है,
ठीक है, उसमें की जो डेली रेंज ऑफ एवरेज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो -12 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब अलग अलग जब हम सीज में जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह में जाएंगे, तो बहुत सारी जो है रीजनल वेरिएशन मिलती है, यानी कि अलग अलग तापमान मिलता है। अब ये अलग अलग तापमान क्यों मिलता है, तो ये इसके ये जो रीजन है ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो इंसोलेशन, ठीक है, यानी कि जो हमारा सूर्य तप में जो क्षेत्रीय भिन्नता, उसकी वजह से सी के नेचर की वजह से, सी का नेचर यानी कि सेलेनिटी ज्यादा है, सेलेनिटी कम है, स्वच्छ जल है, यानी कि प्योर वाटर है। आपको पता है प्योर वाटर बहुत जल्दी से इवेपोरेट होता है, जबकि सेलेनिटी वाला जो वाटर है वो बहुत लेट इवेपोरेट होगा। प्रीवेलिंग विंड की वजह से हमारा जो है एवरेज एनुअल टेम्परेचर इफेक्ट होती है। लोकेशन कैसी है सी की, यानी कि लोकेशन का मतलब है कॉन्टिनेंट के बीच में है या कॉन्टिनेंट से बाहर है, इनक्लोज्ड सी है, आउटक्लोज सी है। तो इन सब पे क्या डिपेंड करता है हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सी वाटर की। अब जो ये एनुअल रेंज है हमारे टेम्परेचर की, जो इनक्लोज्ड सी है, यानी कि जो बंद जो सागर है ना, जो बंद सागर है, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो हाई है कहाँ पे, इनक्लोज्ड सी में, देन इन द ओपन सी। ओपन सी जैसे आपको पता है बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कितनी है, 4.4 डिग्री सेल्सियस और 40 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखो जो हमारा बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी कौन से एरिया में है, हमारा बाल्टिक सी है यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये तीन ये कंट्री हैं, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, और यहाँ पे ये रशिया वाला पार्ट का ये है हमारा लातविया, एस्टोनिया, यहाँ पे ये तीन हमारी बाल्टिक कंट्री हैं, इनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। यहाँ पे हमारा बाल्टिक सी है। जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, जो बाल्टिक सी है, ठीक है, जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी का जो क्या है टेम्परेचर है वो क्या है, जो हमारे जो इनक्लोज सी है, यानी कि जो बंद सागर है, उनका जो है हाई होता है, तापमान हाई होता है एज कंपेयर टू जो ओपन होते हैं। तो देखो ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी की जो एनुअल रेंज है वो कितनी है, 4.4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये इसकी अगर हम कंपेयर करें तो कम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर मिलता है, यहाँ पे नदियां भी गिरती है और ऊपर से यहाँ पे बर्फ भी गिरती है। अब जो ये साइज है ओशियन एंड सी, जो हमारा ओशियन का जो साइज है, यानी कि कितना बड़ा समुद्र है, ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करता है हमारे एनुअल रेंज को, क्योंकि जितना बड़ा समुद्र होगा उसकी जो एनुअल रेंज है वो उतनी ही क्या होगी, कम, और जितना छोटा होगा उसकी एनुअल रेंज क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। देखो जितना बड़ा आकार होगा वार्षिक सीमा कम होगी, और इसके विपरीत यानी कि जितना छोटा आकार होगा वार्षिक सीमा उतनी बड़ी होगी। प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर का जो तापमान है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन। आप सबको पता है पैसिफिक ओशन अटलांटिक से बड़ा है, तो जितना बड़ा हमारा महासागर होगा उसका जो तापमान है उतना ही क्या होगा, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर उतनी ही कम होगी, और जितना छोटा होगा उसकी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी वाटर, यानी कि जो हमारा समुद्र का जो जल है उसके तापमान का वितरण क्या है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और एक पढ़ेंगे हम क्षैतिज। यानी कि जो समुद्र के पानी के तापमान का जो वितरण है वो दो तरीके से अध्ययन किया जाता है, एक तो हमारा क्षैतिज वितरण, एक हमारा लंबवत वितरण। यानी कि क्षैतिज वितरण यानी कि जो सतह है, सतह के पानी का तापमान, यानी कि जो हमारा सरफेस वाटर है, और लंबवत में सतह जो हमारा ये सरफेस वाटर है, इसके जब सरफेस वाटर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तब इसको बोलते हैं वर्टिकल या लंबवत, ठीक है। यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है ऐसे जब हम करते हैं, और वर्टिकल कैसे होता है ऐसे, ठीक है। अब हमें जो पता है जो ओशन होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होते हैं, यानी कि उनकी क्या होती है, डेप्थ होती है ओशन की, ठीक है, डेप्थ होती है, विड्थ होती है ये, और ठीक है ये सब होता है। और इन सब को क्या है मद्देनजर रखते हुए हम क्या है टेम्परेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हमें ना ये फैक्टर याद करना है, ये फैक्टर मैंने आपको इंसोलेशन में समझाए थे। फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करते हैं हमारे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहले तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मैंने आपको समझाया था, ये देखो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है।
अब सन जो है, सन की जो रेज गिरती हैं वो इक्वेटर पर सीधी गिरती हैं, जबकि हमारे जो पोल्स हैं उन पे क्या करती हैं, वर्टिकल। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाती है तो तापमान क्या होता है, तापमान हमारा कम होता है। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब आपको पता है भूमि का और जल का जो इंसोलेशन ग्रहण करने का पैटर्न है वो अलग है। जो लैंड है, लैंड कैसी है, ओपेक है, अपारदर्शी है, ठीक है। जो मतलब सन की जो रेज होती है उनको सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही गर्म करना पड़ता है, जबकि पानी को उनका 200 मीटर जो गहरा जोन है वो गर्म करना पड़ता है। और दूसरा जो वाटर है वो कैसा है, इमोबाइल है, यानी कि उसमें गति है, जबकि हम ये मोबाइल नहीं, सॉरी, मोबाइल है, यानी कि इसमें गति है। जबकि हमारा लैंड कैसा है, इसमें मूवमेंट नहीं है, ये स्टेबल है, ठीक है। और तीसरा जो वाटर है, वाटर कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो पानी, जैसे हमारा जो वाटर क्या ट्रांसपेरेंट है, सन की जो रेज घुसेंगी वो क्या है, कई मीटर गहराई तक जाएंगी। जबकि हमारा लैंड कैसा है, ओपेक है, अपारदर्शी, और इसको सिर्फ क्या है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर एरिया ही गर्म करना पड़ता है। उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, भी वही है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये था कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें हमारा लैंड पार्ट ज्यादा है, तो उसमें जो इंसोलेशन है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि लैंड पार्ट आपको पता है, लैंड पार्ट जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, और जो वाटर पार्ट है वो कम है। अगर वही मैं साउदर्न पार्ट की करूँ, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की, वहां पे क्या है, पानी वाला एरिया ज्यादा है और लैंड वाला पार्ट कम है। नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर मैंने बता दिया। प्रीवेलिंग विंड, आपकी 3 प्रीवेलिंग विंड है, यानी कि जो सारा साल वर्ष भर हमेशा चलते हैं, जिनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। एक है हमारी ईस्टर्ली, दूसरी है हमारी वेस्टर्ली, और तीसरी है हमारी पोलर। ईस्टर्ली विंड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, हमेशा ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। वेस्टर्ली कैसे चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और पोलर विंड कहाँ चलती हैं, पोल्स पे। तो ये जो डायरेक्शन आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा ओशियन करंट। अब हम जो है ओशन करंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओशन क्या करती है, ओशन करंट भी जो हमारा तापमान है, तापमान की क्या करती है, तापमान को बैलेंस करने में हेल्प करती है। आपको पता है जो ठंडी जल धारा होती है वो ठंडी जल धारा गर्म जल धारा की तरफ चलती है, और जो गर्म जल धारा है वो ठंडी जल धारा की तरफ चलती है। और ऐसे करके ये क्या करती है, पूरे समुद्र में जो तापमान है ना उसका बैलेंस करती रहती है, ठीक है। तो ये है हमारे जो फैक्टर। वो सेल्सियस में बताया, फ़ारेनहाइट में क्यों जा रहे हैं, जो फ़ारेनहाइट की यूनिट है वो 1 डिग्री से शुरू नहीं होती है। जैसे पहले मैं आपको यही शो कर देती हूँ। थर्टी 33.8 हो गया जैसिंग अप क्लियर। 1 डिग्री सेल्सियस 33.8 फ़ारेनहाइट ये इक्वल होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी वाटर, यानी कि जो हमारा समुद्र का जो जल है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्षैतिज वितरण करते हैं। अब आपको जो पता है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे आइसोथर्म्स के बारे में, यानी कि आइसोथर्म्स लाइन। आइसोथर्म्स लाइन कौन सी होती है, यानी कि हमारी समताप रेखाएं। समताप रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है सिर्फ मानचित्र पर। मान लो ये हमारा मानचित्र है, ठीक है। इस मानचित्र पर इस प्लेस का तापमान है 30, ठीक है। इस प्लेस का तापमान है 30, और हमारा जो ये प्लेस है पानी वाली इस पे भी है 30।
और यहाँ पे भी क्या है हमारा 30। तो इनको जो समताप रेखा मिलेंगी वो कैसे चलेगी, वो चलेगी हमारा ऐसे मिलेंगी, ऐसे और हमारा ऐसे और ऐसे। तो ये जो हमारी जो लाइन है इनको क्या बोलते हैं, ये एज्यूम्ड लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। और ये वो लाइन होती है जो समुद्र पर समान तापमान वाले स्तवों को मिलाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी समताप रेखा है। मैंने कई बार आपको आइसोथर्म्स के बारे में बता दिया है। आइसोथर्म्स हमारी इमेजिनरी लाइन होती है जो हम मैप पर ड्रॉ करते हैं, जो सेम प्लेस को मिलाती हैं, जिनका तापमान इक्वल होता है, सी लेवल से रिड्यूस होती हैं। ये एक्चुअल जो तापमान है उसको शो नहीं करती हैं। डू नॉट रिप्रेजेंट द रियल टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, जिसकी वजह से ये जो हमारा फार्मर है, फार्मर के लिए जो आपसे असर्शन रीजन में ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा आइसोथर्म्स मैप है वो फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये आपको क्योंकि इसका रीजन दिया जाएगा, क्योंकि इस ये जो तापमान है रियल टेम्परेचर को शो नहीं करते हैं, ये सी लेवल से रिड्यूस करके तापमान को शो करते हैं। ठीक है, तो ये जबकि हमारा जो फार्मर है, फार्मर को क्या है, किसी प्लेस का एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है। इसलिए जो हमारी आइसोथर्म मैप है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है फार्मर्स के लिए। अब हमारा जो सीजनल टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का, उसमें हम क्या है इंक्लूड करते हैं लैंड और ओशन का। ठीक है, विंटर का जनवरी किसको शो करता है, विंटर सीजन को, और जुलाई किसको शो करता है, हमारा समर सीजन को। ठीक है, जो जो भूमि और समुद्र दोनों सतह से पृथ्वी की सतह का मौसमी तापमान सर्दियों के मौसम के लिए जनवरी और गर्मी के मौसम के लिए जुलाई की जो समताप रेखाएं हैं वो शो करती हैं। समताप रेखाएं जो है मैंने आपको बता दिया समताप रेखाएं क्या होती है। अगर अभी भी डाउट है तो फिर आपका जो डाउट है समताप रेखाओं के रिलेटेड कभी क्लियर नहीं हो सकता। आपको याद रखना है समताप रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि आइसोथर्म लाइंस क्या होती है। दूसरा असर्शन रीजन का क्वेश्चन ये बनता है कि जो आइसोथर्म्स है वो रियल जो टेम्परेचर है उसको शो नहीं करती है, समुद्र तल से कम करके तापमान शो किया जाता है, जो हमारे फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि फार्मर को एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि उस एक्चुअल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वे अपनी जमीन पर कृषि करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि जो आइसोथर्म्स मैप है आर नॉट यूजफुल फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज दे नीड रियल टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर ग्रोइंग ग्रोथ। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो आइसोथर्म मानचित्र किसानों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक की आवश्यकता होती है फसल उगाने के लिए किसी विशेष स्थान का तापमान। ठीक है, ये जो लाइन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है इसको एडजस्ट कर लिया करो, खुद भी जो है बना लिया करो। थोड़ा बहुत जो गूगल ट्रांसलेटर है उसमें थोड़ा बहुत क्या है डिफरेंस आ जाता है लाइन में। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये यही बात कह रहा है कि जो हमारा आइसोथर्म मानचित्र है वो किसानों के लिए उपयोगी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने किसकी जरूरत होती है, जो वास्तविक जो रियल टेम्परेचर है ना फसल उगाने के लिए किसी स्थान पे उस तापमान का रियल तापमान चाहिए होता है, एक्चुअल टेम्परेचर वहां का जो है एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए होता है। रिड्यूस्ड टेम्परेचर उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो समताप रेखा है, आपको पता है कैसे चलती है। समताप रेखाएं चलती है हमारी पूर्व से पश्चिम, जैसे लैटिट्यूड होते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं हमारी समताप रेखाएं। ठीक है, ऐसे होती हैं। ठीक है, जो समताप रेखाएं हैं जब हमारी लैंड पार्ट से, मान लो ये हमारा लैंड पार्ट है और ये हमारा ओशन पार्ट है, जब भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है गर्मी के दौरान तो कहाँ मुड़ जाती है, भूमध्य रेखा की ओर। ठीक है, और मुड़ जाती है। और सर्दियों के दौरान क्या करती है, सर्दियों में जब चलती है ना लैंड से ओशन की तरफ तो कहाँ चलती है, पोल की तरफ। अब एक याद रखना, आप कैसे याद करोगे, पोल और हमारा कैसा है इक्वेटर। अब याद रखो, आपको पता है इक्वेटर पर हमेशा क्या होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी के मौसम किसकी तरफ मुड़ेगा, गर्म की तरफ। तो याद रखना जब हमारी जो आइसोथर्म लाइंस लैंड से जब ओशन पार्ट पर आती है ना, तो वे क्या करती हैं, गर्मियों में तो इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। पोल की तरफ क्यों मूव करेंगी, क्योंकि पोल तो ठंडा है, पोल की तरफ मूव करेंगी हमारी सर्दियों की विंड। ठीक है, सर्दियों में विंड जब वाटर पानी से यानी कि लैंड से जब पानी में की तरफ चलती है तो पोल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है महासागर से महाद्वीप की ओर जाने वाली समताप रेखा गर्मियों के दौरान। अब देखो मैंने आपको जो है लैंड का बता दिया, अब ओशन का देखो कि जब हमारा ओशन से महाद्वीप की ओर जाने वाली जो समताप रेखाएं हैं गर्मियों के दौरान, अब ये क्या करती हैं,
पानी की तरफ मुड़ जाती है। अब ये कंसेप्ट कैसे याद रखोगे, गर्मियों में आपको पता है लैंड पे गर्मी ज्यादा होती है, जबकि हमारा समुद्र कैसा होता है, समुद्र होता है हमारा कोल्ड। तो आपको पता है कोल्ड चीज किसकी तरफ जाएगी, कोल्ड चीज जाएगी हमारे पोल की तरफ। और हमारी जो हॉट चीज है, सर्दियों में पानी क्या होता है, सर्दियों में तो पानी हॉट होता है एज कम्पेयर टू लैंड। लैंड क्या होती है, कोल्ड होती है। तो जब हमारा महा सर्दियों में यानी कि जब जनवरी में ये आइसोथर्म लाइन चलेंगी तो ये किसकी तरफ मुड़ेंगी, ये मुड़ेंगी हमारी भूमध्य रेखा की तरफ, क्योंकि भूमध्य रेखा कैसी होती है, हमारी गर्म वार्म कंडीशन को शो करती है। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ेगी। ये देखो ये हमारा आइसोथर्म्स है, ये कैसे ये हमारा जो है तापमान को शो करती हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, ये देखो। अब एक बात तो आपको मैंने क्लाइमेटोलॉजी में बताई थी कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की समताप रेखाएं वे इरेगुलर है। कहीं पर बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, इनमें बहुत ज्यादा पास पास आ जाती है, बहुत ज्यादा दूर दूर चली जाती है। ये देखो कितनी ज्यादा पास है। तो ये किसकी वजह से, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से तापमान में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में लैंड पार्ट ज्यादा होने की वजह से जो तापमान है, तापमान में हर जगह वेरिएशन मिलते हैं, और ओशन पार्ट है वो कम है। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी विंड है, जो आइसोथर्म लाइन रेगुलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पानी है, ज्यादातर जो हमारा अगर मैं बोलूँ कवरेज कौन कवर करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड मास। इसलिए जो हमारी जो ये आइसोथर्म्स लाइन है, ये कैसी है हमारी, ये हमारी है रेगुलर है। तो हमारी जो आइसोथर्म नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इरेगुलर होती है, सदर्न हेमिस्फीयर की रेगुलर होती है। अनिरंतर और निरंतरता, इनमें निरंतरता बनी रहती है, इनमें अनिरंतरता होती है। ठीक है, ये जो हमारा है जनवरी और जुलाई का जो तापमान है उसको शो कर रहा है। अब ये जो हमारा जो आइसोथर्म मैप है वो क्या क्या रिवील करता है, सबसे पहले तो जो हमारा सरफेस, देखो एक तो मैंने जो 1 डिग्री सेल्सियस बताया था वो क्या बताया था, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बताई थी ओशन की। लेकिन जो टेम्परेचर है हमारे सरफेस वाटर का ओशन का वो कितना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। जो सरफेस हमारे जो ओशंस है, सभी ओशन का जो सरफेस वाटर का एवरेज जो टेम्परेचर वो कितना है, 26.7 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जैसे जैसे 0 डिग्री से इक्वेटर से हम पोल की तरफ चलते हैं तो हमारा जो तापमान है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जो रेट है डिक्रीज होने का टेम्परेचर का, वो जनरली 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है पर लैटिट्यूड पे। यानी कि जब 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे तो हमारा 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो क्या है, गिर जाएगा। ठीक है, तो हर लैटिट्यूड पे ये 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ये क्या है, ऐड होता जाएगा। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो एवरेज टेम्परेचर बिकम, अब जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर 22 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर कितना था, 26.7 डिग्री सेल्सियस। फिर कितना हुआ हमारा, हमारा हुआ जैसे जैसे हम लैटिट्यूड इंक्रीज करते गए तो कितना, जैसे फिर हो गया 20 पे 22 हो गया, और 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया हमारा, 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, और पोल के पास तो बिल्कुल ही क्या हो गया, 0। तो ये जो शो करने का, ये बताने का आपको क्या मतलब है, ये बताने का मतलब है कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा जो तापमान है उसमें क्या आती है, कमी आती है। और जो हमारा टेम्परेचर है ओशन सरफेस वाटर का, यानी जो हमारा ओशन है, ओशन का जो सरफेस वाटर है उसका जो तापमान है वो कितना है, 26.7 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है ये। महासागरों की जो सतह का जल है, सतह के जल का तापमान कितना है, 26.7 डिग्री सेल्सियस। और तापमान के जो घटने की दर है, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाते हैं तो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट
पर लैटिट्यूड पे क्या है डिक्रीज होता जाता है, इतना तापमान कम होता जाता है। देखो जैसे 20 डिग्री पर कितना हो गया 22, 40 पे कितना हो गया 14। तो ये क्या हमारा टेम्परेचर बिल्कुल ही कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम पोल के पास जा रहे हैं। और पोल के पास तो कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से हम पोल की तरफ चलते तो हमारा तापमान क्यों कम होता है, क्योंकि हमारा तापमान सन की इंसोलेशन की वजह से जो एरिया सन जिस एरिया में सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे हम पोल पर जाते हैं तो तिरछी किरणें मिलती हैं। तिरछी किरणें के मिलने के कारण जो सन का जो सन की जो इंसुलेशन है उनको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से तापमान कम होता है। ठीक है, अब देखो ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई गई है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इक्वेटर के पास रिकॉर्ड नहीं किया है, ना ही उससे थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट उच्चतम जो तापमान है कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, भूमध्य रेखा पर दर्ज नहीं किया गया। अगर लिहाजा देखें तो हमारे जो सबसे ज्यादा तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि इक्वेटर पर ही मिलना चाहिए, बट इक्वेटर पर क्यों नहीं मिलता, मैंने इसका भी रीजन बताया इक्वेटर पर इसलिए नहीं मिलता। एक तो यहाँ पे क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दूसरा जो मेन रीजन वो है यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है हर 4 बजे के बाद डेली। डेली यहाँ पे 4 बजे के बाद क्या होती है बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो कम हो जाता है। अब तापमान कहाँ का ज्यादा मिलता है, तापमान इसे थोड़ा सा नॉर्थ यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में क्या सबसे ज्यादा तापमान मिलता है। अभी हम सभी महासागरों का, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये तो मैंने आपको क्या बताया था, सतह का जो तापमान है। अगर आपसे पूछा जाए ओशियन की सतह का तापमान कितना होता है तो 26.7। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, एनुअल यानी कि वर्ष का जो एनुअल पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर कितना है सभी ओशन का, ये इम्पोर्टेंट है 17.20 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर का, ये तो आपको सभी जो हमारे ओशन है उनका पूरे साल का एवरेज एनुअल टेम्परेचर। अगर आप एवरेज एनुअल टेम्परेचर सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और सदर्न हेमिस्फीयर का देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है 19.4 डिग्री सेल्सियस और सदर्न हेमिस्फीयर का हमारा 16.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपने एक बात नोट की, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां का तापमान ज्यादा, जबकि हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहां का तापमान कम है। क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कम तापमान क्यों, क्योंकि वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जबकि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा लैंड पार्ट ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे भी तापमान क्या है ज्यादा। ये याद रखना, ये आपसे क्या है असर्शन रीजन में दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो तापमान है वो 19.4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो और जो सदर्न हेमिस्फीयर उसका 16.1 है। अब आपको रीजन में दे दिया जाएगा, ये इसलिए है क्योंकि वाटर और लैंड के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो आप कहोगे कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है, दोनों ठीक आपको बता रहे हैं, दोनों ठीक एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन और रीजन एक दूसरे को। जो वेरिएशन ये किसकी वजह से है, द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन यानी कि हमारे जो उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध है उनमें तापमान में भिन्नता के कारण भूमि और समुद्र के पानी का असमान वितरण है एक तो, और दूसरा क्या है असम तापमान में भिन्नता क्यों है, क्योंकि भूमि और समुद्र के पानी में असमान वितरण है, उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको कौन सा हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको हम लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है तापमान का असमान वितरण होने के कारण क्या है, लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको रीजन करेक्ट याद होना चाहिए कि जो तापमान है, तापमान में भिन्नता किसकी वजह से है, समुद्र और जो भूमि है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, अब आपको ये मैंने आपको बता दिया है कि जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड बढ़ते जाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो क्या है जो हमारा और जो टेम्परेचर उसमें क्या है कमी होती जाती है। ठीक है, लेट अब ये क्या बता रहा है, ये आपके लिए ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ना,
अब ये आपके लिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा अटलांटिक ओशन है ना, वो जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, आपको पता है लिहाजे से 0 डिग्री से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में 50-60 के पास तो हमारा जो तापमान है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, वहाँ पे जो 50 से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच जो तापमान है ना, क्या आता है 5 डिग्री सेल्सियस के रूप में दर्ज किया जाता है। यहाँ पे तो तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, होना चाहिए तो माइनस में होना चाहिए, बट क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी करंट है, यहाँ पे वार्म मोशन करंट है। ये जो वार्म मोशन करंट है ये क्या करती है, समुद्र के जो पानी है उसको गर्म कर देती है। इसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसका जो तापमान है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तापमान का ह्रास होता है गर्म महासागरीय धाराओं के कारण भूकंप। ठीक है, क्या ये जो डिक्रीज हमारे टेम्परेचर में इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न अटलांटिक इज वेरी लो, बहुत कम होता है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो जो तापमान है, तापमान में बहुत कम कमी आती है। क्यों? क्योंकि जो वार्म ओशन करंट है उसकी वजह से क्या तापमान में कमी नहीं आती है। ठीक है, और जो डिक्रीज है हमारा टेम्परेचर में इंक्रीजिंग लैटिट्यूड के साथ, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलते हैं तो जो है तापमान में जो डिक्रीज हो जाता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो सदर्न अटलांटिक ओशन है, सदर्न अटलांटिक ओशन में जो तापमान में कम होने की दर है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों कम नहीं होती? क्योंकि वहां पे गर्म ओशन करंट है, उस गर्म ओशन करंट के कारण समुद्र का जो पानी है वो गर्म रहता है और तापमान क्या होता है, हाई। अब ये क्रूनल ने ये कहा, ये याद रखना, द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज एट 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जबकि जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया 80 डिग्री नॉर्थ एट द नॉर्थ पोल एंड ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये क्रूमनल ने ये बताया कि जो हमारा ओशियन का जो सतह है वहां पे जो सबसे ज्यादा तापमान मिलता है वो मिलता है 5 डिग्री नॉर्थ के पास, और सबसे कम मिलता है 80 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री साउथ। ठीक है, क्रूमनल के अनुसार महासागरों के सतही जल का उच्चतम तापमान 5 डिग्री नॉर्थ है, जबकि सबसे कम तापमान 80 डिग्री नॉर्थ और उत्तरी ध्रुव के बीच दर्ज किया गया है, 75 डिग्री साउथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच। ठीक है, अब है ये देखो, अब ये सारे जो हमारे ओशन है ना, इनके आपको टेम्परेचर जो है याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है हमारा, जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो तापमान है एवरेज, यानी कि एनुअल एनुअल टेम्परेचर, यानी कि पूरे साल का जो टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन का, वो ज्यादा है किससे? अटलांटिक ओशन से एंड इंडियन ओशन। यानी कि पैसिफिक ओशन का एवरेज एनुअल टेम्परेचर पूरे साल का तापमान अटलांटिक और इंडियन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओशन आर रिकॉर्डेड नियर स्कॉटलैंड, न्यू स्कॉटलैंड एंड इन वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये बोला गया कि जो लोवेस्ट और हाईएस्ट जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ओशन वो न्यू स्कॉटलैंड के पास किया है, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हाईएस्ट, इंडियन ओशन का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? इंडियन ओशन का हाईएस्ट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, रिकॉर्ड किया गया है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। बट तो जो, ठीक है, अब ये आपको ये बताना है कि जो हमारा अरेबियन सी है उसका तापमान ज्यादा है या हमारी जो बे ऑफ बंगाल है उसका तापमान ज्यादा है? जो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? देखो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्या है कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, क्योंकि अरेबियन सी में सैलिनिटी ज्यादा है लेकिन बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है। तो इनवर्स रिलेशनशिप से आप याद कर सकते हो कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर ज्यादा है बट सैलिनिटी कम है। और इसका उल्टा लगाओगे तो जो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी में क्या है, अरेबियन सी में सैलिनिटी ज्यादा है बट टेम्परेचर कम है। ठीक है, लेकिन जो हमारे ये बंद समुद्र है ना, इनमें सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है रेड सी, रेड सी का सबसे ज्यादा तापमान है 32.2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारी फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ, इसका 34.4 है।
ये आपसे जो है ना, ये मैं अभी आपको आगे सीरियल वाइज ऑर्डर याद करना दूंगी, तब याद करना है। अब एक बात ये बता रहा है कि जो हमारा समुद्र का जो पानी है ना, समुद्र के जो पानी का जो तापमान है आसपास की विंड से ओशन के जो हमारा जो समुद्र का पानी है, ठीक है, ये समुद्र का पानी क्या होता है, समुद्र के पानी का जो तापमान है वो क्या करता है, महासागरों के तई जल का तापमान वायु के तापमान से अधिक होता है। जो समुद्र की सतह के ऊपर, जिसका अर्थ है कि समुद्र की सतह वातावरण को गर्मी देती है। क्या कहता है कि जो हमारा, आपको पता है, जो हमारी ये सतह होती है समुद्र की, इसका तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, और इस पे जो विंड बह रही है ना, ये विंड इस सतह से क्या है, तापमान को ग्रहण करती है और इसको सारे जो हमारे एटमोसफेयर में क्या है, फैला देती है। तो जो हमारा महासागर है, महासागर के जो सतह का जल है वो तापमान के वायु, यानी कि वायु के तापमान से अधिक होता है। और जो समुद्र की सतह के ऊपर, जिसका अर्थ है कि समुद्र की सतह वातावरण को गर्मी देती है, यानी कि जो ये फिर इससे क्या है, विंड चलेगी, विंड जनरेट होती है और इसकी वजह से क्या, ये जो गर्मी है सारे हमारे जो समुद्र उसमें क्या है, फैल जाती है। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा टेम्परेचर है सरफेस वाटर का ओशियन के, इंग्लिश में भी शो कर देती हूँ, टेम्परेचर ऑफ ओशियन, टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशियन इज हाइयर, यानी कि जो सरफेस वाटर है उनका हाइयर है देन एयर टेम्परेचर, यानी कि जो ये हमारा सरफेस पानी है इसका ज्यादा है, इस पे जो हवा बह रही है इसका जो तापमान है वो कम है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि जो ये एयर ऊपर बह रही है, ये कहाँ से तापमान को ग्रहण करती है, इस सतह से तापमान को ग्रहण करती है और फिर इस एनर्जी को क्या है, पूरे एटमॉस्फेयर में फैला देती है। इस फिनोमिना से क्या होती है, हमारी ओशियन में सर्कुलेशन होती है, यानी कि जब हमारी सतह गर्म होगी, सतह गर्म होगी तो हमारी विंड जनरेट होगी, विंड जनरेट होने की वजह से क्या, हमारी सी वेव चलेंगी, ओशन करंट उठेंगी। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एयर टेम्परेचर एट द हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द सी सरफेस, ये देखा गया है कि ये फिनोमिना सबसे पहले तो ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे ओशनिक सर्कुलेशन को, मेनली किसको, हमारे ओशन वेव को, सी करंट को। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एयर का टेम्परेचर है हमारे 8 मीटर की हाइट पर सी सरफेस से 20 से 55 लैटिट्यूड पे अटलांटिक ओशन में, वो क्या है, 0.8 डिग्री सेल्सियस कूलर है हमारे सी सरफेस से। यानी कि जो हमारा 20 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो हवा बह रही है ना 8 मीटर की ऊंचाई पे सी सरफेस के ऊपर, उसका जो वो कितने वो 0.8 डिग्री सेल्सियस ठंडी है, किससे, हमारी सरफेस, ओशन के सरफेस से, यानी कि हमारा जो ओशन का सरफेस है वो ज्यादा गर्म है और इस सरफेस से ही हमारी जो विंड क्या है, ये सारी जो चीज है, टाइड है, हमारा करंट है, इनको क्या करती है, जनरेट करती है, ठीक है। उसके बाद है विंटर, अरे अब ये कहता है कि जो टेम्परेचर हमारा जनवरी में वो कितना होता है, 22.2 डिग्री सेल्सियस हायर ओशन पर बिटवीन 20 एंड 80 डेज, लेकिन जुलाई में 4.8 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, लोअर। अब मीन एनुअल टेम्परेचर क्या है, 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब आपको क्या इतना ज्यादा याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद करने की है वो मैंने हाईलाइट भी कर रखे होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड सी सरफेस टेम्परेचर कोस फोग, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि जो हमारा हवा के तापमान में जब भिन्नता होती है और जो सी सरफेस होता है उसके तापमान में जब भिन्नता होती है, यानी कि ये हमारा हो गया वो कोल्ड और ये हो गया हमारा वार्म। तो जब ये आपस में टकराती हैं, यानी कि जब ये विंड नीचे उतरती है तो इसकी वजह से कहते हैं ये वार्म विंड से टकराती है या वार्म सतह से टकराती है, जिसकी वजह से क्या है, धुंध छा जाती है, या जिसको हम फोग कहते हैं, फोग छा जाती है, ठीक है। सर्दी और गर्मी, इस घटना के कारण हवा के तापमान में अंतर हो जाता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो हवा और समुद्र के तापमान में जब अंतर होता है तो उसकी वजह से जो है कोहरे का वातावरण वातावरण बनता है हमारे महासागर पर, ठीक है। जनरली ऐसा कब होता है, ये सी फोग कब बनती है, जनरली ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ठंडे समुद्र की सतह के ऊपर से गुजरती है, जिसका तापमान नीचा होता है उस बिंदु से, और जिसके कारण समुद्र की सतह पर हवा नीचे और समुद्र से ठंडी होती है और कोहरा होता है, ठीक है।
क्या कह रहा है, ये तब होता है जब वार्म एयर पासिस ओवर अ कोल्ड सी, यानी कि जैसे आपको पता है ये हमारा इंडिया है, ये हमारा अरेबियन सी है। जब ये विंड लौटती हुई मानसून पवने कह सकते हो, जब ये आती हैं तो ये क्या करती हैं, एक ठंडे समुद्र के ऊपर से बहती हैं, तो जिसका जो तापमान है वो कैसा होता है, ड्यू पॉइंट से नीचे होता है हमारी एयर का, तो वो क्या करती है, जो सी सरफेस के ऊपर बहती है वो कूल हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सी फोग उठती है। देखो क्या होता है, आपको पता है जब हमारे लैंड पार्ट से आ रही है तो वो विंड कैसी होगी, गर्म होगी। अब जब वार्म विंड हमारे इस ठंडे इससे टकराएगी तो इससे क्या बनेगी, हमारी फोग बनेगी। जनरली जो फोग बनती है वो हमारी स्प्रिंग में और अर्ली समर में बनती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे जो लैंड से हवा आती है वो गर्म होती है, और जो आप हमारा सी होता है वो ठंडा होता है। गर्म और ठंडे के मिलने की वजह से हमारे क्या बनती है, फोग बनती है। जो सी फोग होती है वो बहुत कॉमन होती है हमारे हाई लैटिट्यूड में, यानी कि 40, 50, 60, 70 लैटिट्यूड में। लेकिन ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं ना, ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि हमारा 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये जो फोग है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। कहते हैं कि जो समुद्री कोरे अक्सर बसंत और शुरुआती गर्मियों के दौरान बनते हैं, क्योंकि हवा आती है जमीन के ऊपर से, गर्म है क्योंकि वो, जबकि समुद्र की सतह क्या है, ठंडी है। जब गर्म और ठंडी आपस में मिलती है तो क्या बनता है, कोहरा। लेकिन ये जो कोहरा है ना उच्च अक्षांशों में आम है, लेकिन जो हमारा ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, ये अनुपस्थित है, वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैसे पढ़ोगे, जब हम सी सरफेस से अंदर गहराई की तरफ जाते हैं और तापमान में डिफरेंस पढ़ते हैं। इसमें हमारे जोन है, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने आपको हैबिटाट जोन बताए हैं। सबसे पहला होता है हमारा एपिपेलिजिक जोन, एपिपेलिजिक जोन के बाद होता है हमारा मेसोपेलिजिक जोन, मेसोपेलिजिक जोन के बाद होता है हमारा बैथीपेलिजिक जोन, बैथीपेलिजिक जोन के बाद होता है हमारा एबेसल पेलिजिक जोन, एबेसल पेलिजिक जोन के बाद होता है हमारा हेडापेलिजिक जोन। ये 5 जोन है। 5 जोन को अब मैं कल आपको डीप से पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी, उससे क्वेश्चन आते हैं और आपको मैच द फॉलोइंग करने होते हैं कि कौन सा जोन है। एपिपेलिजिक जोन को आप सनलाइट जोन भी बोलते हो, आप ट्विलाइट जोन भी बोलते हो, किसी का नाम ट्विलाइट जोन है, किसी का मिडनाइट जोन है, किसी का ट्रेंच है, किसी का एबेसल प्लेन है। तो ये सब आपको कल पता चलेगा। तो कल आपको क्या है, से अपने जो टाइम पर जो क्लास है वो क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, ठीक है। और अगर अब किसी को भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जो हमारा वर्टिकल जो टेम्परेचर है, कल हमारा जो टेम्परेचर वाला टॉपिक और हमारा डेंसिटी वाला टॉपिक कल सुबह वाली क्लास में खत्म हो जाएगा, और इवनिंग वाली क्लास में हम सैलिनिटी पढ़ेंगे। मैंने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया है, एक बार रिवीजन करके आना। अगर यहाँ तक किसी को क्लियर नहीं है तो जल्दी से अपनी क्वेरी अपलोड करके या टाइप करके मेरे को बता सकते हैं कि मैम मेरे को इसमें डाउट है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना, बट क्योंकि ये कल होगा क्लास में, आज नहीं होगा इरिश, बट मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी। कल मॉर्निंग क्लास नहीं होगी, कल आपकी 6 से 7 बजे आपकी क्लास का टाइमिंग वही सेम रहेगा, 6 से 7 बजे रात को, और 8 से 9 बजे, बस 2 क्लासेस होती है और यही टाइम रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम, सेम टाइम पे आपकी जो क्लास है वो रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को टॉपिक क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारा ओशनोग्राफी शुरू हो चुका है, ओशनोग्राफी में हमारा मुश्किल से 3 दिन और लगेंगे और हमारी ओशनोग्राफी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल हमारा सैलिनिटी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ओशन करंट है, और बस उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, उसमें एक एक दो दो क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब आपका क्या करती हूँ, आपके नोट्स अपलोड कर देती हूँ, टॉपिक 1 के 2 के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो, और मैं अपने नोट्स आपको 11 साढ़े 11 के आसपास भेज दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करें, अपना टेस्ट दें, मॉक टेस्ट जरूर दें। मैं सबका जो है इवेल्युएट करूंगी, किसने कैसे दिया, किसकी कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन।